जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का एहसान है। तो जनाब आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई आ गए दोबारा हमारे साथ, फिर सेम जगह सेम टाइम और सेम एपिसोड में। नहीं सॉरी, ये 6 हो गई थी, ये 7वीं एपिसोड है आपकी। तो आदिल भाई लास्ट में हम पहुँच गए थे कि उस्मानिया कैंप आप गए और वहाँ पे आपने ट्रांसलेटर का भी एक सरंजाम दिया फ़राइज़। और इससे आगे उस्मानिया कैंप से कैसे निकले और तुर्की में कितना चिर रहे, वहाँ पे क्या किया, आगे यूनान का सफ़र सारा डिस्कस करते हैं। तो उस्मानिया कैंप। नाजरीन ये कहते थे कि आदिल भाई को कहें थोड़ी सी आवाज़ अपनी थोड़ी सी ऊंची रख लिया करें, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनने में काफ़ी दिक्कत आती है। दो दो हैंड फ्री लगा के कानों को दबा के सुनना पड़ता है। नहीं जी, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। आप वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। अच्छा। और दूसरा जो है, हम पहुंचे थे उस्मानिया कैंप का। आपको स्टोरी सारी सुनाई थी कैसे वहाँ पे टाइम गुजरा। हाँ हाँ। और उसके बाद सर्विस स्टार्ट होगी, मेरे यहाँ से बताया था आपको। तो आप जब सर्विस स्टार्ट होगी, मुझे उन्होंने बोला कि आपको जो है नहीं हम अभी छोड़ सकते। जब सारे बंदे यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ट्रांसलेटर में था वहाँ पे, तो आपको फिर जो है वो यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा। मैं कहा ठीक है। थोड़ी थोड़ी बहुत परेशानी तो थी, जितनी भी सहूलियात थी परेशानी थी, कैद थी, पता नहीं था कब छूटना है, कब यहाँ पे बंदे ख़त्म होने हैं। तो खैर एट द एंड बंदे बाकी सारे बंदे जो हमारे साथ आए थे वो कोई 3 महीने में, कोई 3.5 महीने में, कोई 4 महीने में छूट गया। मैं तकरीबन पौने 5 महीने मुझे लग गए। थोड़े से ही जो है वो टाइम लगा हमें ज़्यादा। तो अच्छा, मेरे पास इजाज़त थी, इज़्ज़त उसको कहते हैं। बाकी लोगों को तो काफ़ी सारी परेशानी बनी आने में, जो है इस्तांबुल जाने में, क्योंकि टिकट्स वगैरह करवानी पड़ती हैं ऑनलाइन। पैसे तो वहाँ पे बंदों के पास होते नहीं हैं। तो टिकट्स ऑनलाइन करवाते करवाते को 2 3 दिन 4 दिन वहाँ पे आदना एक शहर है जहाँ का स्टे ये देते हैं, वो करवाने में लग जाते हैं। लेकिन चूंकि आदने में रहने आदने तक रहने के लिए जो है वो होती है इजाज़त बंदों के पास। बस सही। अच्छा। आदने तक जब रहने की जो है वो इजाज़त होती है बंदों के पास, उस शहर में इस्तांबुल जाने की इजाज़त नहीं होती। तो फिर वो थोड़ी सी परेशानी बनती है रास्ते के अंदर। फिर से वो जब चेकिंग होती है, पुलिस चेक करती है, तो वो रास्ते में उतार लेते हैं कि आपके पास तो इजाज़त ही नहीं है इस्तांबुल जाने की, तो आप इस्तांबुल क्या लेने जा रहे हैं। उसके बाद जो जब वो उतार लेते हैं, दोबारा वो बैग आदने के अंदर छोड़ जाते हैं। जितना भी आप सफ़र किया हो, 4 घंटे 5 घंटे जहाँ पे भी आप पहुँचे, वो आपको वापस जो है उसी शहर के अंदर उतार जाते हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास इजाज़त थी। मुझे कोई इतनी आप तो परेशानी नहीं। ट्रांसलेटर थे हाँ, ना? मुझे उसने वो पेपर बना के दिया था, मुदीर ने। हाँ। तो वो मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, हमारे पास पैसे भी थे। तो स्टेशन से हम टिकट करवाई। टिकट करवा के हम जो है वो सीधा इस्तांबुल आ गए। अच्छा। हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा। इस्तांबुल अब हमारी अपनी रिहाइश थी, दोस्तों के साथ मिलके हमने ली हुई थी, वहाँ पे ही चले गए। अच्छा। पिछले 2.5 साल से वहाँ पे ही रह रहे थे। वहाँ पे चले गए, फिर जो है काम शाम तो नहीं था, है पैसे थे कुछ इकट्ठे किए हुए कैंप में, कैंप में ही रह के। तो हम्म। वही खाते पीते रहे। और फिर गेम का प्रोग्राम बन गया तकरीबन को 15 20 दिन के बाद, फिर हम्म। रेस्ट करने के बाद। अच्छा, गेम का प्रोग्राम बन गया। मैं और वो दोस्त मेरा इकट्ठे आए थे उस्मानिया से। हमने एक और रिहाइश के अंदर भी एक दो लड़के थे, हम सब ने इकट्ठे गेम की, ग्रीस की। तो वो जो है उस गेम की बात हुई जी, हमारे वो ट्राले वाली गेम है कि कंटेनर के अंदर से लोड करेंगे इस्तांबुल से। हम्म। और ग्रीस जो है वो जो बॉर्डर है, वो नहर नहर होती है, वो कैनल सी वो पार करवा के आगे फिर कंटेनर लगेगा। वो हम्म। जो 9500 बंदा होगा वो कंटेनर के अंदर दोबारा लोड करेंगे, और वो फिर वो सलोनिकी, वो बिल्कुल। ग्रीस में ले जाएंगे आपको। हम्म। ठीक है, डन होगी बात। तकरीबन मेरे ख्याल से 2200 यूरो में बात हुई थी वो। अच्छा। तो वो खैर हम पार कर गए, तुर्की की नहर भी पार कर ली, आगे से ग्रीस में चले गए। ग्रीस में से ट्राला भी लग गया, ट्राले के अंदर बैठ गए। वो अच्छा। तकरीबन हमने सुना हुआ था कि 3 घंटे गाड़ी चलती है और बंदा ग्रीस पहुंच जाता है। हम्म। वो तकरीबन घंटा डेढ़ जो है वो हमारा ट्राला चला। अच्छा। उसके बाद जो है एकदम से ना वो बड़ा स्पीड, बड़ी ज़्यादा स्पीड तेज़ कर ली उसने, और वैसे जिग जैगिंग सी करने लग पड़ा ट्राले वाला। ट्रॉले वाला। और उसमें इतना तो आइडिया हो गया कि अब थोड़ा हम डेंजर में। पीछे से गाड़ी की आवाज़ भी आने लगी, एक आधा फायर भी हुआ ट्रॉले के ऊपर। अच्छा जी। तो खैर मुसाफिर थके हुए थे सारे, तो कुछ सो गए हुए थे।
देखिए हमें तो नींद ही नहीं थी आ रही, क्योंकि खुशी के मारे कि भाई ट्राले में बैठ गए, 1.5 घंटे चल भी गया, पहुंच जाएंगे। अब अगर यहाँ पे पकड़े भी गए तो इन्होंने स्टे दे देना हो सकता है, लेकिन पकड़ने के चांसेस नहीं थे। सुना था कि जो गाड़ी में बैठ जाता है वो पहुंच ही जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो खैर वो हमारा ट्राला पकड़ा गया। वो भगाते इसलिए हैं क्योंकि वो ड्राइवर वहाँ पे पकड़ा जाए ना तो उसको वो 25 साल की सज़ा देते हैं और अंदर कर देते हैं जेल में, बिल्कुल एजेंटी का केस में जाता है। एजेंटी के केस में, मुसाफिर ह्यूमन स्मगलिंग में। खैर वो पकड़ा गया हमारा ट्राला, और अंदर से बंदे तकरीबन 100 के करीब बंदा था। तो हमें ये था कि कैंप जो है वो लगा देना इन्होंने। कुछ बंदों को लगाएंगे, कुछ को नहीं लगाएंगे। हो सकता है पहले जो बंदे लेके जा रहे हैं ये उनको लगाएं। 2 हिस्सों में बंदे लेके गए वो, अच्छा, और इतना आइडिया था, ज़ाहिर बात है। मतलब पकड़े कैसे गए आप ये तो बताओ पहले। पुलिस की गाड़ी आगे आगे रुक गई ना, उसने ट्राला रोक लिया। अच्छा बाहर से आवाज़ आने लग पड़ी, ड्राइवर को नीचे उतार के मारने लग पड़े। अच्छा जी। हाँ, आवाज़ आने लग पड़ी, गालियों की आवाज़ आने लग पड़ी। तो वो पकड़ पता तो हमें लग गया। जब उन्होंने गाड़ियाँ मंगवाई क्या हमें, वो बोलते होंगे गामो तो सी मेरा गामो तो माला का फिर है हाँ, माला का। उस वक्त तो बस हमें ज़ुबान नहीं थी आती, को पता नहीं था। अच्छा लेकिन ये है कि जिस तरह से वो बोल रहे थे हमें यही लग रहा था कि वो गालियाँ ही दे रहे होंगे, उसको मार रहे थे। तो इतनी देर में गाड़ियाँ आ गई वो जिनमें उन्होंने हमें लोड करके लेके जाना था थाने में। तो मैंने अपने साथी दोस्तों को बोला, मैंने कहा यार पहली गाड़ी में जाके बैठते हैं, हो सकता है कि हमें कैंप लग जाए। अच्छा तो वो साथ मेरे जो है वो उन्होंने दौड़ लगा दी। हम पहली गाड़ी में बैठ गए तो हमें वो ले गए थाने। थाने ले गए तो हमारी उन्होंने तलाशी ली, कपड़े शपड़े उतार के सारे, और चेकिंग की। अच्छा जी। हाँ, वो शूज़ के जो लेजेस थे वो निकाल लिए, बेल्ट शर्ट ले ली, और फिर कहते हैं कपड़े शपड़े पहन ले। लेजीज मतलब जिसको उर्दू में तस्मे कहते हैं। तस्मे, लेसिस, तस्मे उन्होंने निकाल लिए, बेल्ट भी निकाल ली। उसके बाद जो है वो कपड़े उतार के चेकिंग की। फिर उन्होंने कहा कपड़े शपड़े पहन ले। उन्होंने हमें एक जेल होती है वहाँ पे, पानी भी नहीं देते वो, 4 घंटे 5 घंटे 12 घंटे जितनी देर भी रखते हैं, पानी भी नहीं देते। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया। हमें पता लग गया ये तो डिपोर्ट सेंटर है। अच्छा, अब सब वो ना दो दो पोर्शन बने हुए थे। मेरा डाउट जो था ना उसमें वो ठीक था, कैंप अच्छा। वाला। लेकिन जो 2 पोर्शन थे, जिस पोर्शन में हमें ले गए वो डिपोर्टिंग वाला था, और अच्छा। जो पिछले बंदों को लेके आए थे ना वो, उनको उन्होंने कैंप लगा दिया। ओए होए। वो हमारे साथ के बंदे जो दूसरे दूसरे वो परागे में लेके आए थे गाड़ी, उसी गाड़ी से उनको उन्होंने कैंप लगा दिया, मतलब रख लिए। हम अब सामने जेल में हम बंद हैं, सामने कमरों में उनको रख दिया। अच्छा। सामने नज़र आ रहे हैं वो हमें हमें वो पानी भी नहीं दे रहे, प्यास लगी हुई है। और उनको वो पूछ रहे थे कि आपको जो जो सामान चाहिए वो बताइए, हमको बाहर से मार्केट से ले ला के देते हैं। अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि यार इतनी किस्मत ख़राब है हमारी कि हमारी किस्मत में पहुंचना ही नहीं है। हमारे साथ के बंदे फ्री पहुंच गए, ज़ाहिर बात है फ्री पहुंच गए ना, कि बिल्कुल। उन्होंने ना तो पेमेंट करनी है ना कोई और बात। वो पुलिस वाले ने पकड़ लिया रास्ते में और उन्होंने ग्रीस के अंदर ले गए। वो कहते हैं बिल्कुल ये तो ऐसा ही। हमारे हैं। उनको वो पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है। हमें वो फिटे मुँह भी नहीं पूछ रहे। तो बिल्कुल खैर ऐसा ही है। अपनी किस्मत पे ज़रा होता है। अब तो इतनी बंदे ने जलालत काटी हो तो फिर ज़रा थोड़ा सा आर्ट तो लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद जो है हमें उन्होंने रात को वहाँ से उठाया, वो ले गए बॉर्डर पे। दोबारा वापस ले गए। बॉर्डर पे ले गए तो कश्तियों में बिठा कर उन्हें पार करवाना शुरू कर दिया तुर्की की तरफ। अच्छा। लेकिन वो चूँकि वक्त के साथ साथ सख्ती ज़्यादा होती गई, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब तो इम्पॉसिबल है। मतलब शाजो नादर कोई 100 के अंदर से 2 बंदे ना पहुँच जाए तो पहुँच जाए, नहीं तो कोई बात नहीं है। सही। तो तब भी उन्होंने ना वो नहर कंप्लीट पूरी पार नहीं करवाते, अब उस नहर के सेंटर में ही उतार देते हैं। हाँ। कि आगे से नहर के अंदर से पीछे से उसने डंडा पकड़ा होता है, वो मारता है, नहर के अंदर ही छलांग लगाए अंदर से ही। जलील हो जाएंगे हाँ, बस। जलील हो जाए, कपड़े गीले हो जाते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा होती है, गीले कपड़ों के अंदर बंदा वैसे ही मरने वाला हो जाता है। बिल्कुल सही। तो खैर वहाँ से फिर हमने कोशिश तो यही की कि तुर्की में पकड़ाई ना दें, क्योंकि पहले भी हम तुर्की में पकड़ाई दे के कैंप काट चुके थे, जेलें काट चुके थे। बिल्कुल ऐसा। लेकिन चूंकि हम कौन सा डंकर थे, हमें कौन सा इतना रास्तों का पता था, तो हमारी पकड़ाई हो गई, फिर तुर्की ने पकड़ लिया। तुर्की वालों ने पकड़ लिया। ओए। तो खैर वो तो भी एक रंग आए एक जाए कि अब हमारे साथ क्या बनेगा, कि आगे भी कैद काट अल्लाह के अल्लाह करके पहले जान छूटी है। इस्तांबुल के हालात तो फिर भी उस वक्त ख़राब हो गए हुए थे। अब तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस वक्त ख़राब होने शुरू हो गए हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने उस वक्त में 50,000 बंदा भी मांगा था अच्छा जी। तुर्की से हाँ कि बिल्कुल। डिपोर्ट करना है, बड़ी खबर चली थी। तो उसमें जो है खैर उन्होंने 2-3 दिन हमें चौकी में रखा। चौकी से फिर उन्होंने एक धरना कैंप है, पिछली वीडियो में बताया, धरना कैंप लेके जाते हैं, वहाँ से आगे फैसला करते हैं किसको कैंप
किसको जेल के अंदर करना है, किसको आज़ाद करना है। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो धरना कैंप ले गए। धरने कैंप के बाद जो है वो उन्होंने ना शाम को छोड़ना शुरू कर दिया इस्तांबुल के लिए। वो शुक्र किया, 50-50 लीरे दे के 10-10 यूरो लेके उन्होंने जो है वो इस्तांबुल के लिए निकालना शुरू कर दिया। हम जितने लड़के थे वो पैसे दिए उनको और इस्तांबुल की गाड़ी के अंदर बैठ गए। अच्छा। घर आ गए, घर आके कपड़े शपड़े चेंज किए, नहाए धोए, लेट के। तो मेरा जो हालत तो काफ़ी ख़राब हो गई थी, बीमार हो गया। कुछ दिन गुजरने के बाद जो मेरे साथ लड़का था वो भी अब यहाँ पे ही होता है, आ गया मैं। तो हम इकट्ठे ही आए थे। वो मेरे साथ जो लड़का था वो कुछ दिन के बाद क्या था, उसके घर वालों ने किसी एजेंट से बात की कि हमने अपने लड़के को ना इसके साथ भेजना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है तुम चले जाओ उसके साथ, मैंने तो नहीं जाना क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। नहीं रिसोर्सेज की बात नहीं, जेब खर्च भी तो होना चाहिए ना। काम ही था कि वो जेब खर्च खत्म हो गया, मतलब पैसा खत्म हो गया। तो मैंने कहा तुम चले जाओ, मैं नहीं जा सकता अभी। तो मैं भी जाऊँगा लेकिन कुछ दिन बाद, अगर तुम मेरा वेट कर सकते हो तो इकट्ठे चलेंगे। हाँ। उसने कहा नहीं मैं ना, मेरे घर वाले नहीं मान रहे और ये है वो। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। मैं उसको वहाँ से टैक्सी पे बिठाया, उसको मैं छोड़ आया एजेंट की रिहाइश पे, ऑटो घर। बसों का अड्डा था उसके साथ, उसकी रिहाइश थी, वहाँ पे उसको छोड़ आया। उसके बाद मैं वापस अपने घर आ गया। अच्छा। 2-3 दिन बाद मेरा भी प्लान बन गया गेम करने का। पैसे मंगवाए घर से और गेम कर ली। नहीं सॉरी, मैं थोड़ा मिस कर गया। अच्छा वो लड़के का प्रोग्राम बन गया। वो लड़के को मैं छोड़ के आया गेम पे, 2-3 दिन उससे रब्ता होता रहा। अच्छा। तो खैर वो जिसके एजेंट से भी मेरा रब्ता था। अच्छा। तो एक आधे दिन के अंदर ना उसकी गेम निकली। उसके एजेंट को मैं बार बार फ़ोन कर रहा था क्या बना के। उसने कहा मैं आपको बता दूंगा, मुझे तंग ना करें। अच्छा। कि क्या अगर वो पकड़ा गया तब भी पता लग जाएगा, अगर उसके वो पहुंच गया तब भी पता लग जाएगा। वो खैर उससे अगले दिन ना सुबह मैं को तकरीबन 11-12 बजे उठा, काम तो करता नहीं था। तो मुझे ना बेल आई हुई उसके एजेंट की ना, फ़ोन आया हुआ। अच्छा। मैंने कहा एजेंट तो ऐसे फ़ोन करते ही नहीं, पकड़ा जाए बंदा तो फिर तो फ़ोन उठाते ही नहीं ना। अच्छा। इतने में वो वीडियो है, सारी फैमिलीज देखते हैं, गलत लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा तो वो तो मैंने कहा यार इसने फ़ोन किया, ज़रूर कोई बात होगी। तो मैंने फटाफट उसको फ़ोन किया। सुबह 9 बजे की मिस कॉल आई हुई थी, मैं 11-12 बजे उठा तकरीबन। तो मैं उसको कॉल की, उसने कहा जी मुबारक हो, मुंडा पड़ गया। हाँ मुंडा बड़ा पहुँच गया जी। अच्छा जी, तो वाह। मेरा सार इस तरह लगे जैसे वो कभी ना छत के साथ कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ आप दीवार के साथ। बाख्ता हो गए सुन हाँ के। हालांकि दोस्त पहुंचा है, खुशी होनी चाहिए, खुशी भी थी। लेकिन ये था कि मैंने कहा यार इतनी देर वो मेरे साथ जाता रहा है, मैं उसको जैसे बोलता रहा हूँ कि यार फलानी गेम करते हैं, फलानी वो करता रहा है। एक दफ़ा उसने मुझे बोला है, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं जा सकता। अब लेकिन वो भी मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं गया उसके साथ। तो खैर मैं ना फिर मैंने उसी दिन प्लान बनाया, बात की एजेंट से। उसी एक एजेंट से मैं गेम करता रहा हूँ, पहुंचा भी मैं उसी के साथ ही था। अच्छा। तो 2200 यूरो में बात हुई हमारी। मैंने कहा चलो यार मैंने भी जाना। उसने कहा रात को गेम निकलनी है, रात को ही, उसी दिन जिस दिन फ़ोन आया था उसी दिन रात को उसने कहा निकलना है। मैं कहा जी रात को निकलेंगे, पैसे मंगवाए। तो रात को मैं गेम पे निकल गया। अच्छा। अब गेम पे निकल गया, वही तुर्की से टैक्सी के अंदर लोड हो गए, टैक्सी लेके। गेम थी गेम छोटी थी, ये 8-10 बंदों वाली गेम थी। अच्छा। तो तुर्की से वो नहर पार की, यूनान के अंदर गए। यूनान के अंदर से फिर एक दिन बैठे पॉइंट पे टैक्सी लगी, टैक्सी के अंदर बैठे दौड़ के। मतलब टैक्सी के अंदर आते थे 6 बंदे। तो वो पॉइंट के ऊपर वो तख्ती उसको कहते हैं, जहाँ पे गाड़ी लगती है मेन रोड पे ना, तो वहाँ पे वो तकरीबन 12 बंदे लेके गया था कि जो बैठ गया। अच्छा। तो खैर प्रैक्टिस तो हमें बड़ी होगी हुई थी। तो खैर मैं ना टैक्सी लगी, धक्के धुक्के दे के ना मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया। अच्छा। यूनान वाली तरफ। हाँ यूनान की तरफ, सलोनिकी की तरफ जब टैक्सी लगी थी। वो तो आपने बताया ही नहीं इसमें पहले कि नहर किस तरह क्रॉस की और वहाँ पे किस तरह आप नहर पे पहुँचे, कौन कौन सी मुश्किलात थी नहर क्रॉस करने में, पानी कितना था, नहर कितनी थी, कितने वो बंदे तो बिठा सब के। देखिए, वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है यार। तुर्की की तरफ से 3 वो घंटे गाड़ी पे लगते हैं। अच्छा, वो बताए ना सारा प्रोसेस बताए ना, जब आपने लास्ट जिसमें आप पहुँचे हैं जिस गेम में, तो वो किस तरह वो मतलब सारी क्या। कंप्लीट बताएंगे। अभी इसमें भी नहीं पहुँचना आपने। इसमें नहीं पहुंचे, अच्छा। तो अभी तो बड़ी जलालत है। अच्छा, कितनी तो गेमें लगाई टोटल। 11। 11 गेम। ये कितनी है। ये तकरीबन है 10वीं, नाम ही 10वीं। मैं आगे से जेन में जैसे जैसे आता जाएगा बताता जाऊँगा। अच्छा। तो नहर क्रॉस की, वहाँ पे टैक्सी लग गई यूनान की तरफ। अच्छा। टैक्सी के अंदर मैं दौड़ के बैठ गया। अब थोड़ी दूर गए तो वो ना
टैक्सी वाले वो जो ग्रीस की लड़की थी, उसको ना गलियाँ शलियाँ उसने सीखी हुई थी पंजाबी में। तो पीछे पीछे सीट पे हम बैठे हुए थे, तो वो 2 लड़के उसने पीछे सीट पे बिठाए हुए थे, 2 लड़के उसने एक लड़का फ्रंट सीट पे अपने पाँव में बिठाया हुआ था। अच्छा। उनको 2, एक लड़की थी एक लड़का था। ये लड़के ने अपनी ना पाँव में एक लड़का बिठाया हुआ था, पिछली डिक्की के अंदर 2 लड़के उन्होंने बिठाए हुए थे। अच्छा। डिक्की कितनी थी, छोटी सी डिक्की थी, जैसे कल्टस गाड़ी नहीं थी छोटी, हाँ, फोरे कल्टस आल्टो इस तरह की हाँ। गाड़ियाँ होती हैं, वो सुजुकी की उस तरह की डिक्की थी। डिक्की के अंदर पेट्रोल की गैलन भी पड़ी हुई थी, उसके अंदर 2 बंदे भी साथ में। तो थोड़ी देर गाड़ी चली, उसके बाद वो बंदों ने डिक्की खड़कानी शुरू कर दी। मैंने कहा यार, हम खुद उनके तरले कर रहे थे, यार ना खड़काओ, टैक्सी में बैठ गए, अल्लाह करेगा पहुंच जाएंगे जहाँ पे इतनी मुश्किल देखी है, 2-4 घंटे और सही। तो कहते नहीं जी, नहीं हमसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। खैर मैं उनकी जगह होता तो मैं वहाँ पे बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि मैंने जो मेरा तो मकसद ये था कि पहुँचना है किसी तरीके। अच्छा। तो खैर वो ड्राइवर को ना रोकनी पड़ गई गाड़ी रोकी, उसने सीट्स चेंज की, आगे बिठाया उनको। हम आगे पहले आराम से बैठे हुए थे, सीट बैठे हुए थे, फिर और तंग हो गए, वो भी आगे आ गए। तो थोड़ी दूर जाके ना उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल ख़त्म हो गया, उसने मैं उतार दिया गाड़ी से, उतार के ना गाड़ी से वो जो मेन मोटरवे थी, मोटरवे के साथ वो थी मतलब खाई सी। अच्छा। वो खाई के अंदर कहते साथ छलांग लगा दे, नीचे होके बैठ जाए। तो ठीक है, बैठ गए। तो साथ मेरे जितने लड़के थे वो कहते हैं जी ग्रीस के अंदर आज तक हमने नहीं, वाकई वो टैक्सी वाला एक दफ़ा उतार दे, दोबारा बिठाने नहीं आता। अच्छा। कोई हो, कोई उसको ख़तरा लगे या उसको इस तरह का, तो वो दोबारा रिस्क नहीं लेता। एक दफ़ा रिस्क लेते हैं बंदा बिठाने का, दोबारा वो रिस्क नहीं लेते। तो खैर कुछ देर हम बैठे रहे, फिर हमने ना प्लान बनाया कि उठ के ना पकड़ाई दी जाए। अच्छा। क्योंकि बैठने का फ़ायदा भी था, ठंड भी थी। खैर हाँ, हम तकरीबन उठने ही लगे ना, तो हॉर्न बज गया सड़क पे। पुलिस का? नहीं, वो उसी गाड़ी का। अच्छा। वो गाड़ी हमें लेने आ गई। हमने कहा जी इस दफ़ा ना यूनान लिखा गया हमारे नसीब में। इस दफ़ा पहुँचे। पहुंचना ही है। पहुँचे अच्छा। तो फिर बैठे जैसे जैसे गाड़ी के अंदर। उसके बाद जो है गाड़ी तकरीबन 1 घंटा और चली। 1 घंटा और चलने के बाद ना वो लड़की इतनी डर गई हुई थी कि उसके पाँव काँप रहे थे। अच्छा। उसके वो ड्राइविंग करते हुए ना, उसका स्टीयरिंग जो है ना, उसके बाजू जो है ना, वो काँप रहे थे, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो आउट गया ऑफ वो। कंट्रोल थी। वो पीछे बार बार देख रही थी, पीछे से वो कह रही थी कि वो का तो भाई नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। तो साथ वो पंजाबी में गालियाँ निकाल रही थी, अच्छा। नीचे हो जाओ। वो पंजाबी में ही बात भी कर रही थी, उसको सिखाई हुई थी। तो वो पीछे से आता, उसका सड़क के दरमियान डिवाइडर जो होता है ना, उसके साथ गाड़ी लग गई, और डिवाइडर के साथ गाड़ी लगी और गाड़ी ख़राब हो गई। वो खैर उसने किसी तरह गाड़ी साइड पे लगाई, हमें कहती है उतर के भाग जाओ। सारे लड़के उतर के भाग गए। अच्छा। और मैं अंदर ही बैठा हुआ था, मैंने कहा मैंने नहीं बाहर जाना। वो सुना था कि ड्राइवर के साथ पकड़े जाएं तो कैंप में ले जाते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे नसीब में फिर भी नहीं था। और उसने कहा तुम यहाँ पे नीचे उतर के बैठो। उसने पाकिस्तानी बंदे को कॉल की जो सालोनिकी में बैठा हुआ था। उसने कहा इस बंदे से बात करो, इसको यहाँ पे बैठे, हम थोड़ी देर बाद तुम्हें उठाने आ जाते हैं। मैंने कहा गल सुन मेरी, मैं ये ना मैंने को नहीं लैन आना, फिर मैं एक बार लत गया था। अच्छा। तो मैं अंदर ही रहूँगा, मैं बाहर नहीं जा सकता, तुम्हारी मेहरबानी। इनको बोलो मुझे यहाँ पे खुद जाना है और मुझे भी साथ लेके जाए। उसने कहा नहीं लेके जा सकते। अच्छा। नीचे उतरे, मैं नीचे उतर के ना गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। गाड़ी के सामने खड़ा हो गया तो वो बोले पीछे साइड पे हो जाओ। तो उसने ना गन निकाल के मुझे दिखाई। उसने कहा साइड पे हो जाओ, मैं गोली मार दूँ। और मैं कहा इसने मुझे गोली मारनी। तो खैर मैं ना थोड़ा सा पीछे होकर बैठ गया, लेकिन मैं बैठा उसके सामने ही। मैंने कहा पुलिस भी आएगी ना तो मुझे देखेगी, उसको पता लग जाएगा कि इस बंदे को यही लेके आए हैं, तो मैं उनको बता भी दूंगा। तो खैर कुछ नहीं, खैर कुछ देर बाद मेरा प्लान बदला इस तरह, क्योंकि देखिए आप लोग जो हैं जिन्होंने नहीं ये काम किए, वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते, फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। हम आपके सामने जो बात बता रहे हैं, अच्छा। आप लोगों को नहीं पता। लेकिन कुछ बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको पता भी है। तो उसमें प्लान ये बनाया कि मैंने कहा यार अब वापस नहीं जाए। काशी भी पहुंच गया हुआ था वो दोस्त जिसका बता रहा हूँ। हाँ। मेरे दिमाग में अजीब अजीब प्लान ख्याल आ रहे थे। तो सड़क के ऊपर ना मैं जाके मैं लेट गया। नहीं नाजरीन, अभी बड़ी दिलचस्प स्टोरी हो गई है, तो यहाँ पे हम इसको अख्ताम करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आदिल भाई जो है उन्होंने किस तरह डॉज किया और गाड़ी वाले के सामने ये लेट गए हैं, और लेटने के बाद इनके साथ क्या होता है देखते हैं अगली किस्त में। तब तक हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया सब भाइयों का। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।